हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपांशु जैन और हम राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू की सीरीज़ यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर क्या है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताया था, टोटल नंबर ऑफ़ लैंड होल्डिंग के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड लाइक मार्जिनल लैंड, स्मॉल लैंड, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज लैंड, इनके बारे में बताया था, फीमेल लैंड होल्डिंग के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सीज़न होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के सीज़न, जैसे खरीफ और रबी, दो सीज़न में हमारे क्रॉप्स होती हैं, दो क्रॉपिंग सीज़न होते हैं। फिर उनमें कौन कौन से फूड ग्रेन हैं, किस टाइप के सीरियल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं। ठीक है, फिर उनका प्रोडक्शन कितना है, ग्रोथ कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद राजस्थान की रैंकिंग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेजर क्रॉप्स जो हैं उनमें राजस्थान की रैंकिंग क्या है। और देन आफ्टर दैट आपको पता हो तो 2022-23 में पहली बार राजस्थान में अलग से एग्रीकल्चर बजट आया था। ठीक है, अलग से एग्रीकल्चर बजट आया था, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर पहली बार जब आया है तो क्या क्या हुआ है। क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बजट से इस साल RAS प्री परीक्षा में एक क्वेश्चन आना ही है। अब तो आपकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो कमर कस लीजिए और लग जाइए कि भाई हाँ, हम ये वीडियो देख के लगभग लगभग पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो ढंग से सुन लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, हमारा वो तो आपको पता ही है, जैसे एग्रीकल्चर में नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो राजस्थान में भी एग्रीकल्चर में दो सीज़न होते हैं जनरली। ठीक है, दो सीज़न होते हैं। दो कौन कौन से सीज़न होते हैं, ठीक है। तो एक खरीफ होता है, एक रबी होता है। खरीफ आपको पता ही है कि जून से लेके अक्टूबर तक खरीफ का सीज़न चलता है। ठीक है, जून या जुलाई मान लीजिए, जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक खरीफ का सीज़न चलता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर से लेके फेब मार्च तक, ठीक है, ये रबी का सीज़न चलता है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और 2 महीने का या 3 महीने का सीज़न बोल सकते हैं, उसको जायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जायद बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटी जैसे ककड़ी, खीरा या फिर जो काचरी, ऐसी जो छोटी फसलें होती हैं, जो जिनका टाइम पीरियड होता है, जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जायद की सीज़न में आती हैं। तो लेकिन मैन जब हम डेटा कैलकुलेट करते हैं तो हम जायद की जो क्रॉप्स होती हैं उनको डेटा में नहीं लेते हैं। हम जनरली इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी और गवर्नमेंट की जितनी भी इकोनॉमिक कैलकुलेशन है एग्रीकल्चर को लेके, उन सब के अंदर हम सिर्फ दो ही लेते हैं, खरीफ और रबी। ठीक है, तो खरीफ में अब कौन कौन सी फसलें आती हैं और रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, ये आपको मतलब थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि भाई रबी में ये फसल आती है, खरीफ में ये आती है। तो आप देखिए कि ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, जो हम मार्च या फरवरी में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। मार्च फरवरी मार्च में क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो सब क्या हो जाएंगी, आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना, मतलब फाइनल, हमारे पास जब फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में। तो और जब हमारे पास कोई भी चीज़ अक्टूबर में हार्वेस्ट हो रही है, अक्टूबर में हमारे पास मिल रही है, अक्टूबर के बाद, ठीक है, सर्दी के दिनों में, तो हम उसे खरीफ की फसल बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, बाजरा है। तो बाजरा आपको क्या है, सर्दियों में खाया जाता है जनरली। ठीक है, सर्दियों में खाते हैं अपन बाजरा जनरली। तो अब देखो, सर्दियों में जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है 100%, उसको अक्टूबर में क्या किया होगा, हार्वेस्ट किया गया होगा। उसको अक्टूबर में क्या किया गया होगा, हार्वेस्ट किया गया होगा। तो मतलब ये कौन सी हो गई, खरीफ की फसल हो गई। अब यदि आपको याद भी नहीं है तब भी आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, तो ये तरीका है पहचानने का। उसी तरह से गेहूँ है, ठीक है, वीट, मस्टर्ड, ठीक है, गेहूँ, सरसों, ठीक है, ये सब क्या हो गई, आपकी रबी की फसलें हो गई। ठीक है, कुछ और भी पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो उनमें कौन कौन सी, जनरली ये क्वेश्चन भी
अक्सर, ठीक है, ओपनली ये क्वेश्चन क्या होता है आपका एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो ये याद रखिए कि भाई खरीफ की फसलें कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन सी हैं। एक बार मैं और क्लैरिटी के साथ आपको 5-7 फसलों के नाम बता देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो कॉटन हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है, मक्का हो गया, चावल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉटन, ग्राउंड नट, मेज, मक्का एंड राइस, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। यहीं रबी क्रॉप्स में देखें तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बीट और मस्टर्ड तो हैं ही, उनके अलावा बारले, जौ, ठीक है, ग्राम चना, पीस मटर, ठीक है। ये सब क्या हैं आपकी इम्पोर्टेंट रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से मैंने 7-8 क्रॉप के नाम बता दिए हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। तो आपको ये याद रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब जायद की फसलों में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मार्च से जून इसकी क्या होती है, हार्वेस्टिंग पीरियड रहता है मार्च से जून। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं तो वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, मस्क मेलन, ठीक है, और ककम्बर हो गए, खीरा, ककड़ी, ककम्बर, काचरी, ये सब चीज़ें, ठीक है। वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स बोल देते हैं उन सबको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, ये पीपीटी में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले में क्या है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में ये स्पेशली दिया हुआ था कि भाई कौन से सीजन में किस टाइप की फसल का, ठीक है, या तो वो अन्न फसल है, सीरियल्स हैं, ठीक है, या दालें हैं, पल्सेस है। सीरियल्स और पल्सेस को मिला के हम फूड ग्रेन बोल सकते हैं क्योंकि हमारे खाने के काम आती हैं। तो खरीफ और रबी के सीज़न में इनका प्रोडक्शन कितना है 2022-23 में और 21-22 में, ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि कितना एरिया हमने यूज किया इनके प्रोडक्शन के लिए और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो प्रोडक्शन को तो हम टन में लेते हैं और एक एरिया को किस में ले रहे हैं, हेक्टेयर में ले रहे हैं, ठीक है। 2022-23 का आपको याद रखना है यहाँ पे क्योंकि ये जनरली 2022-23 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। सीरियल्स में देख लेते हैं अब। तो सीरियल्स क्या है कि जो एरिया था 2021-22 में वो कितना था, 91 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़ के कितना हो गया 2022-23 में 97.54 लाख हो गया, 97.54 लाख हो गया, ठीक है। वहीं यदि टोटल सीरियल का प्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो वो कितना था 2021-22 में 191 लाख टन था, ठीक है। कितना था 191 लाख टन, जो इंक्रीज होकर 2022-23 में 206.57 लाख टन हो गया, ठीक है। 206.57 या 206.5 याद रख सकते हैं आप, 191 में से 206.5 हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन सीरियल्स का। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा खरीफ रबी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि भाई रबी का ज़्यादा था या खरीफ का ज़्यादा था। तो हम देखेंगे कि रबी में ही प्रोडक्शन क्या होता है, राबी जो होती है उसमें ही खरीफ से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पे रबी सीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बजाय खरीफ के, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई हाँ, रबी सीजन में यहाँ पे हमारे राजस्थान में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है खरीफ से, ठीक है। पल्सेस में देख लेते हैं। तो पल्सेस में टोटल जो एरिया यूज किया गया था 2021-22 में वो कितना था, 64.57 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 2022-23 में कितना है, 57.14 लाख हेक्टेयर। और प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन 2021-22 में 40 लाख टन है, 40.5 लाख टन है। वहीं 47.4 लाख टन कहाँ है 2022-23 में है, ठीक है। ये पल्सेस का प्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा पल्सेस का है। अब इसमें भी रबी और खरीफ देख लीजिए। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई रबी में जो फसलें हैं, ठीक है, जो रबी सीजन है उसमें जो फसलें हैं वो पल्सेस हैं, ठीक है, जो दालें हैं पल्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, उनका प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन रबी सीजन इज़ मोर देन द खरीफ सीजन, ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब फूड ग्रेन देख लेते हैं, टोटल फूड ग्रेन, ठीक है। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे कितना है 2021-22 में कितना था। इसमें चाहे एरिया याद मत कीजिए लेकिन आपको ये याद करना ज़रूरी है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये दोनों याद करना ज़रूरी है कि 231.5 लाख टन प्रोडक्शन था
फूड ग्रेन्स का, जो कि 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया 253 पॉइंट या 99 या 254 याद कर लीजिए इसे डायरेक्ट, ठीक है, 254 लाख टन हो गया, ठीक है। क्लैरिटी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे भी यही है कि भाई जब ऊपर ही दोनों में रबी सीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन था तो टोटल फूड ग्रेन में भी रबी सीजन में ही ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। तो क्लैरिटी हुई आपको यहाँ पे। ये टेबल पूरी याद नहीं करनी है, जो जो मैं डेटा बता रहा हूँ बस वही याद करना है, क्योंकि पूरा याद होगा भी नहीं, ठीक है। ऑयल सीड्स में देख लेते हैं कि ऑयल सीड में कितना प्रोडक्शन है। एरिया भी देख लेते हैं, प्रोडक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। एरिया कितना है, अराउंड 69 लाख हेक्टेयर है 2021-22 में, जो कि घटकर 2022-23 में कितना रह गया है। यहाँ पे हमने जो एडवांस लिया है वो कितना है, 64 के अराउंड रह गया है, 64 लाख हेक्टेयर रह गया है, ठीक है। अब ये इसी को यदि हम प्रोडक्शन में देखें तो भाई ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना है, तो 102 लाख टन था, जो कि 2022-23 में हमने क्या लिया है, एडवांस जो लिया है वो क्या लिया है, अराउंड 100 99.7 को अराउंड 100 लाख टन हुआ है, ठीक है। तो रबी और खरीफ सीजन देख लेते हैं। अब इसमें देखने को ये देखिए कि भाई रबी सीजन में इसमें भी ऑयल, जो आपकी ऑयल सीड्स हैं उनका रबी सीजन में प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने साइड में एक चीज़ लिखी हुई है कि ऑयल सीड में क्या क्या आता है, तो खरीफ सीजन में क्या आता है और रबी सीजन में क्या आता है, आपको ये याद होना चाहिए। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। सीधे सीधे नाम दे दिए थे, पूछ लिया था कि भाई ये खरीफ सीजन में रबी सीजन में है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट दे दिया था कि ग्राउंड नट, सेसमम, सोयाबीन आर इन द खरीफ सीजन, रेप, मस्टर्ड, तारामीरा, लिंसीड आर इन द रबी सीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सीधा सीधा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, तो आरएएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खरीफ सीजन में कौन कौन से ऑयल सीड इंक्लूड होते हैं, तो ग्राउंड नट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, ठीक है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन और कैस्टर सीड, ठीक है, ये याद रखना है आपको खरीफ सीजन में। वहीं रेप एंड मस्टर्ड, ठीक है, सरसों और राई, राई जिसे बोलते हैं ना अपन, ठीक है, सरसों और राई, तारामीरा और लिंसीड, ठीक है, ये सब क्या है आपके रबी सीजन के हैं। किसके हैं, रबी सीजन के हैं, ठीक है, राबी सीजन के हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि रबी सीजन और खरीफ सीजन में कौन कौन से ऑयल सीड्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब शुगर केन का प्रोडक्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन का प्रोडक्शन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो इसका एरिया तो ज़्यादा नहीं है, एरिया तो 0.04 लाख हेक्टेयर ही है, लेकिन प्रोडक्शन कितने टन किया जाता है, तो प्रोडक्शन 2021-22 में 3.2 लाख टन था, वहीं 2022-23 में 2.1 लाख टन है, ठीक है। कॉटन देख लेते हैं। चलिए बताइए कॉटन हमारे यहाँ पे कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान लगाइए थोड़ा सा कि भाई कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता होगा। तो कॉटन हमारे यहाँ हाड़ौती रीजन में, ठीक है, कोटा, बूंदी, ठीक है, नीचे झालावाड़, वारा, उधर की साइड में, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉटन प्रोडक्शन होता है। क्योंकि कॉटन को क्या होता है, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल। और राजस्थान में मोस्टली जो मेजर ब्लैक सॉइल के पैचेज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हाड़ौती रीजन में पाए जाते हैं। क्योंकि वो जो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू में पूरे में कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो मालवा प्लेटू का ही एक्सटेंशन हाड़ौती प्लेटू है, ये आपको पता है, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो हमारे साउथ ईस्ट राजस्थान में होता है, ठीक है। अब एरिया कितना है, तो एरिया अराउंड 7.5 लाख हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। जो और प्रोडक्शन कितना है, अराउंड 24-25, ये ध्यान रखना, 24.1 और 25.5, 24.8 और 25.5, ठीक है। तो अराउंड 25 के आसपास क्या है, लाख टन इसका प्रोडक्शन है। तो ये आपको यहाँ पे टेबल पूरी याद हो गई होगी। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये याद होना चाहिए क्लियरली, ठीक है। ये देख लेना कि भाई राबी, जो राबी है वो कहाँ पे ज़्यादा है, सीरियल्स में भी ज़्यादा है, पल्सेस में भी ज़्यादा है, टोटल फूड ग्रेन में भी रबी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। ऑयल सीड में भी राबी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो राबी सीज़न की फसलें हैं सब में, हमारे जितने भी टाइप के हम क्रॉप्स लेते हैं उन सब में राबी सीज़न में प्रोडक्शन खरीफ से ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये आपको हाईलाइट वाला पार्ट आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देख लेते हैं कि भाई राजस्थान की रैंक क्या है डिफरेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन मान ही सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि भाई राजस्थान की रैंक इन डिफरेंट क्रॉप्स पेपर में आएगी ही आएगी। ये कंपैरेटिव स्टेटस है तो ये आपको याद भी करना चाहिए। अब देख लीजिए कि राजस्थान का फर्स्ट पोजीशन कहाँ कहाँ है, ठीक है, राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हमारे पूरे जो कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान का कितना पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट रैंक राजस्थान की 5 चीज़ों में है। 4 तो ये रही, बाजरा, बिल्कुल बाजरा, ठीक है। अब बाजरा बहुत न्यूज़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है? एक तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया यूएन ने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। किसके कहने पे? भारत के कहने पे, ठीक है। भारत ने इसके लिए क्या बनाया है? एक नया टर्म दिया है, बाजरा और जितने भी क्वार्स ग्रेन क्रॉप होती हैं, ठीक है, उनका नाम क्या दिया है? श्री अन्न दिया है। क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि श्री अन्न किसके लिए बोला गया है। तो जितनी भी क्वार्स ग्रेन क्रॉप हैं, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गई, ठीक है, कुट्टू हो गया, जितनी भी हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, और जितने भी टाइप के मिलेट्स हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के मिलेट्स हैं उनके लिए श्री अन्न नाम दिया गया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया है। किसके कहने पर? मतलब भारत के प्रेरोगेटिव पे, ठीक है। किसने बोला? यूएन ने, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर रैंक देख रहे थे हम, तो रैंक बाजरा की, राजस्थान की बाजरा में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। और बाजरा का पूरी कंट्री में राजस्थान कितना? लगभग 42% का, 41.7, लगभग 42% का कंट्रीब्यूशन पूरे देश के प्रोडक्शन में राजस्थान से आता है, ठीक है। रेप और मस्टर्ड, ठीक है, राई और सरसों देख लेते हो तो उसमें भी राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। अराउंड 44.5% जो प्रोडक्शन है पूरे देश का वो राजस्थान से आता है, ठीक है। फिर न्यूट्री सीरियल्स हो गए, ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स हो गए। न्यूट्री सीरियल्स में क्या क्या आता है? ऐसे मतलब खाद्यान्न जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसमें बाजरा के अलावा जो दूसरे मिलेट्स हैं, जैसे कोडो मिलेट हो गया या फिर स्टार मिलेट हो गया, रागी हो गई, ठीक है, और भी जो दूसरे सीरियल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो उसमें भी राजस्थान का न्यूट्री सीरियल्स में भी क्या है? फर्स्ट रैंक है, जिसमें अराउंड 16.30% कहाँ से आता है? न्यूट्री सीरियल्स का राजस्थान से आता है। टोटल ऑयल सीड में भी राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। टोटल ऑयल सीड में, ऑयल सीड अपन ने यहाँ पे पढ़े थे ये सारे की सारे, ठीक है, ये सारे अपन ने ऑयल सीड पढ़े थे, तो इसमें भी राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। टोटल ऑयल सीड का 22%, ठीक है, पूरे देश के टोटल ऑयल सीड का 22% राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको टोटल ऑयल सीड वाला। 4 हो गए। अब 5वां क्या है? ग्वार, ठीक है। अब ये ग्वार क्या है? तो आपने ग्वार गम का नाम सुना होगा, 2015 में लगभग यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया था कि भाई ग्वारगम क्या है। तो ग्वारगम क्या होता है कि ग्वार की फली होती है, आपने देखा हो तो, ठीक है, अपन ग्वार बनाते हैं ना, ग्वार की फली बनाते हैं, तो वही उसी को ग्वार बोलते हैं। इसके और भी दूसरे यूज़ हैं, ठीक है, सिर्फ खाने में ही यूज़ नहीं आता, ये दूसरे टाइप के गम एडहेसिव बनाने में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। गोंद वोंद जो होती है ना वो भी बनाई जाती है इससे। तो इसमें भी राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। और अराउंड 84%, अराउंड 84% ऑफ ग्वार प्रोडक्शन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है, ठीक है। पूरे देश का अराउंड 84-85%, अराउंड 85% प्रोडक्शन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है, ठीक है। अब राजस्थान की फर्स्ट रैंक 5 चीज़ों में हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड रैंक किस किस में है। तो सेकंड रैंक यदि पल्सेज का प्रोडक्शन देखें, ग्राउंड नट का प्रोडक्शन देखें, ठीक है, पल्सेज और ग्राउंड नट, पल्सेज और ग्राउंड नट में क्या है? राजस्थान की सेकंड रैंक है, ठीक है। अब इसमें आपको यदि याद हो जाता है तो आप इनके क्या बोलते हैं, इनको याद कीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रैंक जिसमें भी है उनका प्रोडक्शन आपको याद करना ही है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। चलिए अब थर्ड रैंक देख लेते हैं किस किस में है। तो थर्ड रैंक राजस्थान की ग्राम, ज्वार और सोयाबीन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रैंक भी याद रखिएगा कि भाई ग्राउंड नट में फर्स्ट रैंक गुजरात की है, चने में ग्राम में फर्स्ट रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, सेकंड रैंक महाराष्ट्र की है और थर्ड रैंक राजस्थान की है। ज्वार में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है लेकिन थर्ड रैंक राजस्थान की है। सोयाबीन में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की और थर्ड रैंक राजस्थान की है। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक याद हो गई। राजस्थान की फर्स्ट रैंक किस किस में है? तो मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको।
फर्स्ट रैंक है बाजरा, रेप सीड, न्यूट्री सीरियल्स और ऑयल सीड्स। ठीक है, फर्स्ट रैंक 5 चीज़ों में है। कौन कौन सी है? बाजरा, रेप और मस्टर्ड, ठीक है, राई और सरसों, न्यूट्री सीरियल्स, ऑयल सीड्स और ग्वार। ठीक है, ग्वार तो मतलब आप याद ही कर लीजिए कि लगभग पूरे देश का 85% ही जब राजस्थान से हो रहा है, 85% 85% ही राजस्थान से हो रहा है, तो फर्स्ट रैंक ऑटोमेटिक आनी है। ठीक है, और बाजरा का भी लगभग, बाजरा है, रेप और मस्टर्ड है, उनका भी लगभग 42-44% कहाँ से? राजस्थान से ही आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड रैंक किस किस में है? फर्स्ट रैंक मैंने याद करा दी 5 चीज़ों में, सेकंड रैंक 2 चीज़ों में है, बस आपको 2 याद रखना है, दालें, ठीक है, और मूंगफली। सेकंड रैंक में क्या आ जाएगा? दालें और मूंगफली, यानी पल्सेस और ग्राउंड नट। ठीक है, फिर तीसरे में क्या आ जाएगा भाई? तीसरे में हमारी जो थर्ड रैंक है वो किस किस में है? तो चना, ज्वार और सोयाबीन, ग्राम, ज्वार और सोयाबीन, ग्राम, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, यहाँ से पूरी रैंक्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। कंसेप्ट ये है कि राजस्थान में, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, तो राजस्थान में क्या है ना कि जैसे राजस्थान है तो यहाँ से क्या हो रहा है? अरावली निकल रहा है आपका इस जगह से ऐसे। ठीक है, अरावली निकल रहा है उदयपुर से, सिरोही से। ठीक है, गुजरात से लेके कहाँ तक? दिल्ली रिज तक। गुजरात से लेके दिल्ली रिज तक ये अरावली है। ठीक है, इस अरावली के डिवाइड के कारण क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं? क्लाइमेट पाए जाते हैं। एक तो अरावली हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या है हमारा? थार है, डिजर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लेन है, किसका? यमुना का और गंगा का प्लेन आ जाता है। ठीक है, रिवर प्लेन आ गए। चंबल का प्लेन है। ठीक है, यहीं क्या है? चंबल का प्लेन भी है, तो रिवर प्लेन बोल दिया मैंने इन सबको। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा पठारी रीजन है। कोटा वाला एरिया क्या है आपका? प्लेटू है। क्या है? प्लेटू है। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये आपका रेगिस्तान और अरावली के बीच में क्या है? थोड़ा सा रेगिस्तान मतलब ऐसा है कि यहाँ पे थार का भी एक्सटेंशन है और थोड़ा सा अरावली का भी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये रीजन थोड़ा डिफरेंट है तो टोटली थार से, मतलब यदि ये एरिड रीजन है तो ये थोड़ा सा सेमी एरिड रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे जब जोग्राफिकल फीचर्स इतने सारे हैं, ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स इतने सारे, तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भाई जो एग्रीकल्चरल फीचर होंगे, क्योंकि जोग्राफी तो आपके मानसून पे, एग्रीकल्चर पे, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जोग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। मानसून है, वहाँ की मिट्टी क्या है, ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मानसून पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ के सॉइल के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरे क्या बोलते हैं, सब स्ट्रेटम में जो मिनरल्स हैं, ठीक है, सब स्ट्रेटम में जो मिनरल्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर आपका क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है। और वाटर अवेलेबिलिटी भी बोल दो, मानसून के साथ ही आ जाता है, खैर वो वाटर अवेलेबिलिटी तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमारी जो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया कि पूरे देश को बहुत सारे क्या बोला, अलग अलग एग्रीकल्चर जोन्स में बांटा। ठीक है, एग्रीकल्चरल जोन्स में बांटा। ठीक है, एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर जोन थे वो किसके बेसिस पे थे? क्लाइमेट के बेसिस पे थे, इसीलिए इनको क्या बोल दिया हमने? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, अब पूरे देश में से, पूरे देश को शायद 24 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है, 24 भागों में, उनमें से 10 भाग, ठीक है, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे मिलते हैं? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान को टोटल, पूरा जो राजस्थान है, पूरे देश को 24 भागों में बांटा गया, उनमें से 10 टाइप के एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है मैंने आपको बता दिया, रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, सॉइल, इन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे राजस्थान का, वो अराउंड 61% पार्ट है जो या तो डिजर्ट है या सेमी डिजर्ट है। ठीक है,
अराउंड, मतलब वहाँ पे रेनफॉल होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, नहीं तो वहाँ पे नहीं होती है। वहीं जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो कि फर्टाइल भी है, ठीक है, जो फर्टाइल भी है, वो रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा वहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, उससे भी उनकी क्या किया जाती है, मतलब इरिगेशन और एग्रीकल्चर में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और वो पूरा कितना 39% पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे राजस्थान प्रदेश को, ठीक है, राजस्थान स्टेट को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है। अब फटाफट देख लेते हैं कि ये आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में तो लगभग मेरे को लगता है कि सारी स्लाइड्स जो आ रही है ना, उनमें से एक एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आएगा, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। 10 में सबसे पहला है एरिड वेस्टर्न जोन। एरिड वेस्टर्न जोन में क्या क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र एरिड वेस्टर्न जोन में बाड़मेर है और जोधपुर है, ठीक है। ये यहाँ पे चाहे आप खरीफ और ये क्रॉप इतना याद मत कीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको कौन से जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। एरिड वेस्टर्न जोन में कौन सा है, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। वहीं इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ठीक है, इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। इरीगेटेड क्यों बोला यहाँ पे, इरीगेटेड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे कौन सी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पे चल रही है आपकी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आ गए आपके, 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से आ गए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। वहाँ पे खरीफ में कौन कौन से होते हैं देख लो भाई, कि कॉटन, अब पानी है तो वहाँ पे इजीली कॉटन और ग्वार होता है, ठीक है। वहीं रबी में कौन सी होती है आपकी, रबी सीजन में मस्टर्ड, ग्राम और वीट, ठीक है, सरसों, गेहूँ और चना, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइपर एंड पार्शियल इरीगेटेड वेस्टर्न प्लेन। हाइपर एंड पार्शियल इरीगेटेड वेस्टर्न प्लेन, उसमें क्या है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ठीक है, बाजरा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, ठीक है। तीसरा कौन सा है, हाइपर एरिड पार्शियल इरीगेटेड वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। मेजर क्रॉप कौन कौन सी है भाई, खरीफ में बाजरा, मोठ और ग्वार है, वहीं रबी में वीट, मस्टर्ड और चना यानी ग्राम है, ठीक है। चौथे में आ जाते हैं ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है। अब इसको मैप में भी मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ कि जोन 4 कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1C और ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो 2A देख लेते हैं, तो जोन 2A कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका, ये क्या है, 2A है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, 2A। तो यहाँ पे कौन कौन से आ गए, नागौर आ गया, सीकर आ गया, चूरू आ गया और झुंझुनू आ गया, ठीक है। नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब ये बोलेंगे कि सर ये सब याद कैसे होंगे इतने सारे, तो आपको जो मैप है ना उसको विजुलाइज करके दिमाग में बैठाना होगा कि सबसे पहले हमने वेस्टर्न पढ़ा तो जैसलमेर, ठीक है, और बाड़मेर आ गया इसमें जॉन 1A में, ठीक है। फिर 1B की बात हुई, इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न, तो इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न में हमें कौन कौन से मिल गए, गंगानगर और हनुमानगढ़ मिल गए, ठीक है। फिर तीसरे की बात हुई, 1C की बात हुई, हाइपर एरिड पार्शियल इरीगेटेड प्लेन, तो उसमें कौन कौन से आगे भाई, बीकानेर, जैसलमेर का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, बीकानेर और चूरू का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है उसका थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आ गया, ठीक है। फिर चौथे पे गए हम, तो ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज की बात करें तो उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए, कौन कौन से आ गए, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है। क्या है ये, चौथे वाले का और तीसरे वाले का नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रखिएगा, चौथे वाले का बता रहा हूँ मैं, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है, मतलब जहाँ से नीचे, ज़मीन के नीचे, मतलब सतह से नीचे, इनलैंड क्या हो रहा है, पानी बह रहा है जहाँ पे, ठीक है। चलिए 5वें पे चलते हैं, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। अब लूनी तो हमें पता ही है रिवर कहाँ से जा रही है, ठीक है, ऑफकोर्स ही बात है, वेस्टर्न राजस्थान से पाली है, ये बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर यहाँ से निकल रही है, ठीक है, आपकी लूनी। तो लूनी के बेसिन में जो जो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ठीक है, तो एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ भाई उधर की बात हो रही है, कहाँ की, साउथ वेस्टर्न की बात हो रही है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न वाले डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जोधपुर, पाली, जालौर और सिरोही, जोधपुर, पाली, जालौर और सिरोही आ जाएगा, ठीक है।
खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पे? तो बाजरा, ग्वार, सेसमम। रबी में वही वीट और मस्टर्ड। रबी में आप ज़्यादातर देखेंगे तो 3 ही फसलें आपको देखने को मिलेगी राबी सीजन में, तो वीट, मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है, वही सब में लगभग लगभग वही है, थोड़ा सा किसी में वीट ग्राम है, किसी में वीट मस्टर्ड है, किसी में मस्टर्ड ग्राम है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि रबी में तो रही है, लेकिन बदल किस में रही है? खरीफ में बदल रही हैं। ठीक है, चलिए सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन देख लेते हैं। अब अभी ईस्टर्न प्लेन की बात होगी तो अपन को पता है कि भाई ईस्टर्न में आना है। ठीक है, तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन में क्या क्या आ जाएगा आपका? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन हो गया। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। अब फ्लड कहाँ पे आएगा? जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स या चीज़ें होंगी। तो फ्लड प्रोन कहाँ पे है? जो बिल्कुल यमुना नदी यहाँ से निकल रही है, बिल्कुल। ठीक है, यमुना यहाँ से निकल रही है, तो यमुना के कोने पे है, तो वहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है आपके, जो राजस्थान की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, उन सब का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये क्या है? फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन है। देन आफ्टर दैट सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन। सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन। अब साउदर्न प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब ह्यूमिड कौन सा रीजन है जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, धूप भी पड़ती है। ठीक है, तो ये अराउंड जो भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, वो वाला जो एरिया है आपका, उसको सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन बोलेंगे। तो ये चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे याद रखने। सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन में भीलवाड़ा, राजसमंद, सॉरी 4 नहीं 5 हैं, थोड़ा सुरई का पार्ट भी आ जाता है। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड पार्ट ऑफ सिरोही। ठीक है, अब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन, ये सब ह्यूमिड था। ह्यूमिड मतलब आर्द्र। ठीक है, उपाद्र और आर्द्र। ठीक है, तो आर्द्र साउदर्न प्लेन में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पार्ट्स ऑफ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, अब यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती हैं? ये फसलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेज, मक्का, पैडी, यहाँ पे चावल भी होता है, ध्यान रखिए। ज्वार और ब्लैक ग्राम, काला चना। ठीक है, वीट और ग्राम यहाँ पे रबी में होता है। ठीक है, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन में कौन कौन से हो जाते हैं? तो ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन आपको पता ही है, साउथ ईस्ट में हमारे ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, वही आते हैं। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर, कुछ पार्ट ऑफ सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि कैसे मैप देखते हुए ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होता है, किस रीजन की वजह से एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बनाया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर पे इसका क्या इफेक्ट है, कौन कौन सी फसलें होती हैं रबी सीजन में और खरीफ सीजन में, मैंने आपको बताई दी। टोटल 10 हैं और 10 के आपको डिस्ट्रिक्ट कैसे याद करने हैं मैपिंग को देखते हुए। ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अभी इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तो। ठीक है, और एक बार आप पढ़ के अच्छे से इसको याद कर लीजिए। किसको देखते हुए? आपको इस मैप को देखते हुए पूरा याद करना है। मैं इसको एक बार और क्लीन कर देता हूँ यहाँ से पूरा। ठीक है, इस मैप को पूरा अपन को याद करना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा याद करना है। ठीक है, दोनों को अच्छे से डीप मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इनसे आना ही आना है। ठीक है, चलिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार 2022-23 में एग्रीकल्चर बजट आया था। ठीक है, द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन राजस्थान अ डिफरेंट बजट फॉर एग्रीकल्चर वाज अनाउंस्ड। ठीक है, डिफरेंट बजट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें थॉट क्या थी, जो थॉट प्रोसेस थी वो आपकी ये थी, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उसकी टैगलाइन क्या थी, थॉट क्या थी, उसके पीछे विचार क्या था। तो समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। टोटल वैल्यू याद रखनी है, टोटल वैल्यू याद रखनी है कि भाई कितने का बजट आया है। तो 78,938 करोड़, 78,938 करोड़ का बजट, एग्रीकल्चर बजट आया है। ठीक है, 78,938 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कौन कौन से क्षेत्र में हमने एग्रीकल्चर बजट है उसका डिवाइड देख लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा परसेंट किस में है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा अलोकेशन जो है बजट में वो किस चीज़ के लिए किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अलोकेशन एग्रीकल्चर किसके लिए किया गया है? एग्रीकल्चर
सब्सिडी के लिए क्या गया है, कितना किया गया है एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए आपका भाई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये किया गया है 37.83%, ठीक है। अराउंड 38% जो एग्रीकल्चर बजट है उसका एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के लिए, ठीक है, दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे किसके लिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, वो कितना है, अराउंड 25% के आसपास है, 25.65%, 25.65% के आसपास है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 15% का, ठीक है, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल बजट का, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, रिस्क मैनेजमेंट, सोशल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट और अदर एग्रो बेस एक्टिविटीज़, इन सब के लिए एग्रीकल्चर बजट को क्या किया गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले तो बजट कितने का था और किस में सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर में किस में है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो आपको वैसे ही एक क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं टोटल जो वैल्यू है बजट की वो कितनी है। फिर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके 5-6 एमसीक्यू हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर बजट सब्सिडी कितनी है, मैंने आपको बताया ये कि भाई 37.83% है और वो कितनी है, 29,862 है। अब आपको इसमें सारा डेटा याद नहीं करना है, बस एग्रीकल्चर सब्सिडी और क्रेडिट को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है 37.8%, जो कितना हो गया 29,862 करोड़ रुपए हो गया एग्रीकल्चर सब्सिडी में दिया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में 20,270 करोड़ रुपए है जो 25.6% है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, जो पेपर में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, और आरएएस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जीएसबी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन 2022-23 एट करंट प्राइसेस, तो कितना है ये भाई, हमने पढ़ाई था ऊपर कि एग्रीकल्चर का जीएसबी में कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 28.95% है, अराउंड 28.95%। चलिए अगला चलते हैं, अगला एमसीक्यू। ये एमसीक्यू तो मतलब सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाई दिया ऊपर। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको देखना है कि भाई नेट्स ऑन एरिया कितना है हमारा, कल्चरल वेस्टलैंड कितनी है, परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड कितनी है, और फॉरेस्ट कितना है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर तो अब इसमें से आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने ऑप्शन बता दिया है लेकिन फिर भी आपको वीडियो पॉज करके पहले आंसर देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो नेट्स ऑन एरिया मैंने बताया ही था आपको कि 53.34% नेट्स ऑन एरिया है, ठीक है। जो आपकी कल्चरल और वेस्ट लैंड है, ठीक है, कल्चरेबल जो वेस्ट लैंड है वो कितनी है, 10.87% है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितनी है, 4.86% है। और फॉरेस्ट हमारे कितने हैं, 8.08 पे फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि भाई किस किस चीज़ में राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 हैं टोटल, ठीक है, 5 हैं, जिसमें से बाजरा, ग्वार, रेपसीड, मस्टर्ड, न्यूट्रिशियल्स और टोटल पल्सेस, ठीक है। इस कैटेगरी को हमने एक ही मान लिया था। तो ये पांचों की पांचों में राजस्थान की क्या है, फर्स्ट रैंक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अ सेपरेट एग्रीकल्चर बजट इज प्रेजेंटेड इन राजस्थान। तो अभी ऊपर जस्ट बताया ही था 5 मिनट पहले कि लास्ट ईयर जो बजट ईयर था लास्ट ईयर का, उसमें पहली बार एग्रीकल्चर बजट आया है। तो लास्ट ईयर कौन सा था, 2022-23 था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2022-23 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई कि राजस्थान में अभी कितने, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल कंजर्वेशन रिजर्व 18 हैं। हालांकि अब दो और बढ़ गए हैं तो संख्या 20 हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने हैं, तो 18 ही हैं, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज की क्लास को अब यहीं रोकते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, स्कीम्स के बारे में अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आगे आपको पढ़ाने का, नई नई चीज़ें बताने का, ठीक है, नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।